बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेमेस्टर में हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ेंगे और इस कोर्स के लिए जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग। ये बहरोज़ ए फ़रोज़ान का बुक है। MS टीम्स के ऊपर ये क्लास मटेरियल में ये बुक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी स्लाइड्स है कोर्स के तो वो भी आपके साथ MS टीम्स के ऊपर शेयर हो जाएंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कोर्स का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इस कोर्स में हम लोगों ने पढ़ना क्या है। एक्चुअली इस कोर्स में हमने पढ़ना है कि हमारा डेटा जो है वो नेटवर्किंग के थ्रू कैसे कम्युनिकेट होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दिस इज़ PCA। ये हमारे पास जो PCA है, कंप्यूटर A जो है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सेंड करना चाहता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहता है कंप्यूटर, एक दूसरे कंप्यूटर P को। ठीक है, अब हमने ये सारा प्रोसेस जो है ये हमने स्टडी करना है कि एक्चुअली ये कम्युनिकेशन जो है ये कैसे होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान इंटरनेट के थ्रू ये कम्युनिकेशन कैसे होती है और इनकी जो नेटवर्किंग है वो कैसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसमें मैंने एट अ टाइम 3 एप्लीकेशंस खोले हुए हैं। एप्लीकेशन A जो है ये MS टीम्स का ऐप है, उसको मैंने खोला हुआ है। और एप्लीकेशन B जो है ये मैंने फेसबुक खोला हुआ है। और इसी तरह एप्लीकेशन C जो है ये मैंने YouTube खोला हुआ है। सो एट अ टाइम मैंने 3 ऐप्स खोले हुए हैं कंप्यूटर A के ऊपर। इसी तरह कंप्यूटर B के ऊपर मैंने 2 ऐप्स खोले हुए हैं। एक जो है वन इज़ MS टीम्स एंड द अदर इज़ लेट्स सपोज YouTube। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जो है जो रिसीवर कंप्यूटर है इस पे 2 ऐप्स खुले हुए हैं। एक MS टीम्स का है और दूसरा जो है फेसबुक का है। तो फेसबुक से मैं कोई वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, फेसबुक के सर्वर से मैं कोई वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ कंप्यूटर, ये जो रिसीवर कंप्यूटर है इसके ऊपर। और इसके ऊपर मेरे साथ जो है MS टीम्स जो है उसकी कम्युनिकेशन भी हो रही है। कंप्यूटर A पे एक बंदा बैठा है, कंप्यूटर B पे एक बंदा बैठा है और ये आपस में MS टीम्स के थ्रू कनेक्ट है। तो अब इस कंप्यूटर P में 2 किस्म का डेटा आ रहा है। एक डेटा फेसबुक से डाउनलोड हो रहा है और दूसरा जो डेटा है वो आपके MS टीम्स की लाइव स्ट्रीम्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि MS टीम का जो डेटा मैं कंप्यूटर A से सेंड कर रहा हूँ वो आपके रिसीवर के MS टीम्स के ऊपर ही उसको रिसीव हो रही है। ठीक है, और फेसबुक के सर्वर से या किसी और सर्वर से जो मैं कोई मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ या दूसरी जो वीडियो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो मेरे पास जो एप्लीकेशन K मैंने खोला हुआ है उसमें वो डाउनलोड हो रहा है। तो इस पूरे डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के कोर्स में हम लोगों ने पढ़ना ये है कि कैसे फेसबुक का डेटा जो है वो एक फ़ाइल में डाउनलोड हो रहा है और कैसे यूट्यूब से जो हम एट अ टाइम यूट्यूब से और फेसबुक से दोनों से हम कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो वो पैरेलल डाउनलोडिंग हो रही है, लेकिन वो कैसे अपने स्पेसिफाइड फोल्डर्स में या उसमें अपने बिट्स जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगेन सेम कंप्यूटर से कंप्यूटर A एंड कंप्यूटर P। अब मैं कंप्यूटर A से एक मैसेज जो है मैं इसको भेजना चाहता हूँ कंप्यूटर P को। तो सबसे पहले मेरे पास एक यूज़र इंटरफेस होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज व्हाट्सएप के थ्रू मैं कोई मैसेज भेजना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास यूज़र इंटरफेस क्या होना चाहिए, ऐप होना चाहिए, व्हाट्सएप का ऐप होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, व्हाट्सएप का ऐप खोलूँगा, उसमें कुछ डेटा जो है वो टाइप करूँगा। अब वो जो मैंने डेटा टाइप कर दिया तो वो क्या हो जाएगा जी, वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा,
वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मैंने डेटा टाइप किया है, ठीक है, ये जब रिसीवर के पास जाएगा तो वहाँ पे एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन का कोड भी होना चाहिए कि आया ये वही डेटा है जो आपके सेंडर ने आपको सेंड किया था। तो इस तरह का एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो आपने जो डेटा टाइप कर दिया, पहले वो क्या होगा, बिट्स के फॉर्मेट में चेंज होगा, फिर उसके साथ क्या चीज़ ऐड होगी, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन कोड्स उसके साथ ऐड होंगे। यहाँ पे आप देखें कि दिस इज़ कंप्यूटर ए, आपने डेटा टाइप किया, ऐप आपने खोल दिया, यूज़र इंटरफेस आपने खोल दिया, उसमें आपने डेटा टाइप किया। वो डेटा कहाँ पे कन्वर्ट हुआ, वो डेटा बिट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे बिट्स के साथ यहाँ पे क्या हुआ, AIG आपके पास कुछ डेटा के एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन कोड्स उसमें एम्बेड हो गए। फिर आगे अगर ये आपके पास एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज़ हो रहा है, यानी आपको इस इमेज को सिक्योर तरीके से आप अपने सेंडर को, अपने रिसीवर तक आपने इसको पहुंचाना है, तो इसमें कुछ इमेज एन्क्रिप्शन या टेक्स्ट एन्क्रिप्शन या ऑडियो एन्क्रिप्शन या वीडियो एन्क्रिप्शन का टेक्निक जो है वो भी आप इसमें एम्बेड करेंगे कि वंस योर डेटा इज चेंज इनटू बिट्स, यू हैव एड some error detection and correction codes, then you have to add some encryption bits encryption techniques। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो रिसीवर है उसका एड्रेस आपने उसके साथ लेबल करना है कि ये मैसेज कहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये मैसेज किसके पास जाएगा, कौन इसको रिसीव कर सकता है, तो उसका एड्रेस आप डालोगे, ठीक है। अगर ये मैसेज जो है उस तक नहीं पहुँचता, ठीक है, तो आपके पास एक रिप्लाई आना होना चाहिए। जिस तरह आप मैसेज भेजते हैं तो आपके पास आ जाता है कि ये मैसेज सेंड नहीं हुआ, ठीक है। जिस तरह आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल अगर उस बंदे को रिसीव नहीं होता तो आपके पास वापस एक ईमेल आ जाता है कि ये उस बंदे को ईमेल रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी एक मैकेनिज़्म इसमें होना चाहिए कि आपके पास जो मैसेज है उसके ऊपर सेंडर और रिसीवर का जो एड्रेस है वो होना चाहिए। फिर सेंडर और रिसीवर के इसमें मुख्तलिफ एड्रेसेस आ जाते हैं। पहला एड्रेस तो उस डिवाइस का फ़िज़िकल एड्रेस है, डिवाइस का IP एड्रेस हो सकता है, और उसका पोर्ट एड्रेस भी। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप फेसबुक से अगर डेटा डाउनलोड कर रहे हैं और आप YouTube से डेटा डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि फेसबुक और YouTube का डेटा आपके कंप्यूटर पे मतलब मिक्स डाउनलोड हो के एक फ़ाइल बन जाए। नहीं, फेसबुक का डेटा एक फ़ाइल में डाउनलोड हो रहा है, YouTube से डेटा दूसरे फ़ाइल में, तो इसके लिए भी आपके पास कोई एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए हर एक प्रोसेस पे आप कुछ एडिशन कर रहे हैं। पहले आपने ऐप खोला, उसके बाद आपका जो मैसेज था वो आपने टाइप कर दिया, उस मैसेज को कन्वर्ट किया गया बिट्स में, उस बिट्स के साथ कोई एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन कोड्स उसके साथ इंक्लूड हो गए, एम्बेड हो गए, इनकेप्सुलेट हो गए, और उसके बाद कुछ इनक्रिप्शन टेक्निक्स भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो के उसका साइज़ मज़ीद बढ़ गया। उसके बाद आपने जो आपका जो सेंडर था, आपका जो रिसीवर था, उसके एड्रेसेस भी आपने डाल दिए, और ये मैसेज व्हाट्सएप के लिए है, ये मैसेज किसके लिए है, तो वो सारे एड्रेसेस आपने डाल दिए। अब आगे जो है ये आपके पास सारा एक पैकेट्स में बन गए, ठीक है। अब ये आपके पास स्ट्रीम ऑफ बिट्स बन गया, ठीक है। अब इस स्ट्रीम ऑफ बिट्स को आप पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। पैकेट्स में क्यों डिवाइड करते हैं कि अगर आपके रिसीवर को एक पैकेट जो है वो उसमें एरर आ जाए, ठीक है, या अगर वो पैकेट लॉस हो जाए तो आपको पूरा डेटा ना भेजना पड़े, बल्कि आपको क्या भेजना पड़े, आपको सिर्फ वही पैकेट दोबारा भेजना पड़े। तो इस वजह से आपका जो डेटा है वो एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स में, यानी एक पूरे पैकेट में ट्रेवल नहीं करता, बल्कि उसको पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। पूरे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि एरर के केस में पूरा पैकेट आपको, पूरी बिट स्ट्रीम आपको रीट्रांसमिट ना करना पड़े।
अगर आपका डेटा कहीं लॉस हो जाए, आपके इंटेंडेंट रिसीवर तक वो ना पहुंचे, तो बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा मैसेज वापस भेज दें, बेहतर ये है कि आप पूरे मैसेज को क्या करें, पैकेट्स में डिवाइड करें। लेट्स सपोज आपका ओरिजिनल जो मैसेज था वो 256 बिट्स का था। जब आपने उसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन का कोड एम्बिड किया तो 256 से लेट सपोज वो 300 बिट्स के ऊपर चला गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर इंक्रिप्शन टेक्निक्स इस्तेमाल किए, ठीक है। तो लेट सपोज वो 300 से 400 बिट के ऊपर चला गया। फिर आपने क्या किया, सेंडर और रिसीवर का जो एड्रेस था वो आपने डाल दिया, ठीक है। तो 400 से वो 600 बिट के ऊपर चला गया। इसके अलावा आपने और भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दिए, तो पूरा डेटा आपके पास कितना बन गया, 800 बिट्स का बन गया। अब बजाय इसके कि आप 800 बिट का एक पैकेट भेज दें, लेट सपोज आप 800 बिट्स का एक पैकेट भेज देते हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि अगर ये पैकेट कहीं लॉस हो गया तो आपको पूरा का पूरा पैकेट जो है वो दोबारा रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। बेहतर है कि 800 के बिट्स का जो पैकेट है उसको 100 बिट्स के 8 पैकेट्स में डिवाइड करें। तो आप क्या करें, पहले पैकेट 1 भेज दिया, पैकेट 2, पैकेट 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेट्स सपोज रिसीवर को पैकेट नंबर 7 जो है वो रिसीव ना हुआ, तो आप क्या करेंगे, दोबारा सिर्फ पैकेट नंबर 7 आप सेंड करेंगे। तो अभी आप लोगों को अगर ये बातें समझ नहीं आ रही तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आपके पास इंटरनेट जो है, दिस इज़ एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक पूरा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया। ये आपके पास इंटरनेट का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि आपका एक नेशनल सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। वो नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो फिर रीजनल सर्विस प्रोवाइडर्स है, और रीजनल सर्विस प्रोवाइडर से आप लोग अपना इंटरनेट का कनेक्शन परचेज करते हैं, ठीक है। और बाकी जो नेशनल इंटर सर्विस प्रोवाइडर्स है, हर एक कंट्री के नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और इस तरह हमारी कम्युनिकेशन जो है वो होती है। So now let's come to the formal introduction of data communication. Data communication. So what is actually data? What is communication? What are networks and what is networking? So first of all, we have to define the word data. Then we have to define the word communication. We have to define networks and networking, ठीक है। So डेटा कम्युनिकेशन यानी डेटा जो है आपके पास क्या है, दिस कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप किसी दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो कम्युनिकेशन किस तरह होनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपके साथ अगर पुश्तो में बात करना स्टार्ट कर दूँ तो मे बी मेजॉरिटी लोग उसको ना समझे, ठीक है। सो इसी तरह डेटा कम्युनिकेशन जो है वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके अंदर कोई मैसेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी नेटवर्किंग है, सो एक्चुअली डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन रिमोट पार्टीज can be achieved through a process called networking, and the hierarchy used is called network, ठीक है। So इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और डेटा फ्लो कैसे होता है। सो डेटा कम्युनिकेशन के एक्चुअली आपके पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट्स है वो मैसेज होता है। मैसेज आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आप सेंड करना चाहते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके पास टेक्स्ट भी हो सकता है, ये आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं,
ये आपके पास इमेजेस भी हो सकते हैं, ये आपके पास वीडियो भी हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑडियो भी हो सकता है। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द डेटा, द टाइप ऑफ द मैसेज, कि आपका मैसेज किस टाइप का है। अगर आपका मैसेज जो है वो टेक्स्ट है, लेट्स सपोज आप टाइप करते हैं कि हेलो हाउ आर यू, सो दिस इज, ये क्या है, दिस इज टेक्स्ट। और ये टेक्स्ट जो है ये आपके पास बिट्स में कन्वर्ट होता है आस्की टेबल से। आस्की इज एक्चुअली एन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो लेट्स सपोज हेलो हाउ आर यू, ये आपने मैसेज टाइप किया, तो ये बिट्स में कैसे कन्वर्ट होगा। एच का अपना एक आस्की वैल्यू है, ई का अपना आस्की वैल्यू है, डबल एल का अपना आस्की वैल्यू है, ओ का अपना आस्की वैल्यू है, फिर आपने स्पेस दिया, उस स्पेस का अपना आस्की वैल्यू है। तो वो उस हिसाब से आपके बाइनरी डेटा में कन्वर्ट हो रहा है। या लेट सपोज आप कुछ नंबर जो है वो आपका मैसेज है, लेट सपोज हेलो हाउ आर यू, लेट सपोज आपने ये मैसेज लिख दिया, उसके बाद इसमें किसी नंबर का जिक्र आ गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि माई रोल नंबर इज़ दिस एंड माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 14044। तो ये 14 जो आपने टाइप किया, ये मैसेज में जो आपने टाइप किया, तो दीज आर नंबर्स। और इसके लिए आपके पास आस्की कोड यूज़ नहीं होता, बल्कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन इसकी होती है। इसके अलावा आपका डेटा जो है वो इमेजेस भी हो सकते हैं। इमेजेस जो है दैट इज़ एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। और वो पिक्सल्स जो है वो डिपेंड करता है आपके इमेज के टाइप पे। अगर आपका इमेज जो है ब्लैक एंड वाइट है, तो हर एक पिक्सल की वैल्यू जो है वो 0 या 1 होगी। 0 रिप्रेजेंट ब्लैक एंड 1 रिप्रेजेंट वाइट, ठीक है। इसी तरह अगर आपका इमेज जो है वो ग्रे स्केल इमेज है, तो उसमें फिर आपके पास जो मिनिमम पिक्सल की वैल्यू है वो 0 होगी और मैक्सिमम पिक्सल की वैल्यू जो है वो 256 होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास और टोटल नंबर ऑफ कलर्स जो है ब्लैक इमेज में, ब्लैक एंड वाइट इमेज में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कलर्स 2 होंगे, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 2 है। कलर या 0 होगा या 1 होगा, तो आपके पास 2 की पावर व्हाट, आपके पास 2 कलर्स होंगे, या ब्लैक होगा या वाइट होगा। इसके अलावा ग्रे इमेज के केस में आपके पास टोटल कितने कलर्स होंगे, 2 की पावर टोटल आपके पास 8 बिट्स है। ग्रे इमेज का हर एक पिक्सल जो है वो कितने बिट्स का होता है, 8 बिट का होता है। तो आपके पास 8 बिट्स से आप कितने कलर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 8 दैट इज इक्वल टू 256। तो ग्रे स्केल इमेज में यू हैव टोटल ऑफ 256 कलर्स, ठीक है। कलर्स तो नहीं कह सकते, उसे शेड्स कहते हैं हम। इसके अलावा अगर आपके पास इमेज जो है RGB इमेज है, तो उसमें R चैनल, उसमें हर एक पिक्सल जो है वो कितने बिट्स का होता है, वो 24 बिट्स का होता है, ठीक है। जिसमें 3 चैनल्स होते हैं, रेड चैनल, ग्रीन चैनल एंड ब्लू चैनल। तो उसमें हम मैटलैब में वो RGB के चैनल्स में हम इमेज को स्प्लिट करके उसको देख सकते हैं। तो डिपेंड करते हैं कि आपका जो मैसेज है या जो आपका डेटा है वो आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, वो ऑडियो भी हो सकता है, इसी तरह वो वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द नेसेसरी थिंग्स आप डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट। तो डेटा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसका पहला कंपोनेंट क्या होना चाहिए कि आपके पास एक मैसेज भेजने को चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैसेज तो आपके पास है, लेकिन उसको सेंड करने के लिए एक सेंडर भी चाहिए। सो द सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स दैट डेटा and the sender may be a computer, it may be a workstation, it may be a telephone, it may be a laptop, ये कोई भी इस तरह का डिवाइस आपका सेंडर हो सकता है। मोबाइल सेंडर हो सकता है, आपका PC सेंडर हो सकता है, वर्क स्टेशन सेंडर हो सकता है। जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का जो तीसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है रिसीवर। रिसीवर आपके पास वो डिवाइस होता है जो आपका मैसेज जो है वो रिसीव करेगा।
तो ये जो आपका मैसेज रिसीवर है, ये भी आपके पास आपका मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपने मैसेज सेंड करना है, सेंडर ने मैसेज सेंड करना है, रिसीवर ने मैसेज रिसीव करना है, लेकिन इनके दरमियान एक ट्रांसमिशन मीडियम भी होना चाहिए। तो वो ट्रांसमिशन मीडियम जो है, एक्चुअली दिस इज़ द फिज़िकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू अ रिसीवर। और ये आपके पास ट्रांसमिशन जो मीडियम है, ये वायर्ड भी हो सकता है, ये वायरलेस भी हो सकता है। तो वायर्ड के केस में आपका ट्रांसमिशन मीडियम जो है, इट कैन बी ट्विस्टेड पेयर केबल, इट कैन बी ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकता है, ये कोएक्सियल केबल भी हो सकता है, और ये ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है। वायरलेस मीडियम के केस में ये आपके पास रेडियो वेव्स भी हो सकते हैं, माइक्रोवेव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम का कंपोनेंट है, वो है प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल्स आर एक्चुअली सेट अप रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो जापानीज़ बोल रहा है, लेकिन जो रिसीवर है वो जापानीज़ समझ नहीं रहा, ठीक है। तो उनके दरमियान एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि उनकी जापानीज़ जो है, उनको दरमियान में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि जापानी बंदा जापानी बोले, लेकिन जो उर्दू स्पीकर बंदा है वो उर्दू बोले, और फिर भी इनके दरमियान कम्युनिकेशन हो। तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, कि कुछ रूल्स होने चाहिए। तो एक्चुअली प्रोटोकॉल्स क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन. It represents an agreement between the communicating devices. Without a protocol, two devices may be connected but not communicating. दो डिवाइसेस तो कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बंदा जापानी बोल रहा है और दूसरा उर्दू स्पीकर है, तो अगर वो आपस में लग भी जाए तो कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा। आल दो वो जो है वो सेंड कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा। तो इसके कुछ रूल्स होने चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसी की जाए, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल आपको डिफाइन करके देगा। इसके अलावा डेटा फ्लो जो है, यानी आपका कम्युनिकेशन जो है वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस कैन बी सिंप्लेक्स, इट कैन बी हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सो सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास एक ऐसा कम्युनिकेशन है कि ये आपके पास एक वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें क्या हो सकता है कि एक जो है, एक ट्रांसमिट कर सकता है और दूसरा रिसीव कर सकता है, लेकिन रिसीवर जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका रेडियो ट्रांसमीटर और रेडियो रिसीवर हो सकता है, कि आपका रेडियो जो है वो रिसीव कर रहा है और आपका ट्रांसमीटर जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है। सो द सिंपलेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली पूरे चैनल की कैपेसिटी ये ऑक्युपाई करता है, और क्योंकि ये जो है एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है। तो इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी कि आपका जो रेडियो स्टेशन है और रेडियो रिसीवर है, ठीक है। इसके बाद हाफ डुप्लेक्स है। तो हाफ डुप्लेक्स में एट अ टाइम जो है एक बंदा कम्युनिकेट कर सकता है। आपका सेंटर जो है, लेट्स सपोज स्टेशन 1 और स्टेशन 2। सो स्टेशन 1 अगर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, तो उस टाइम पे स्टेशन 2 इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। और स्टेशन 2 जिस टाइम पे इंफॉर्मेशन सेंड करता है, तो स्टेशन 1 उस टाइम पे सेंड नहीं कर सकता। यानी हाफ डुप्लेक्स में एट सेंड और रिसीव तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम पे एक ही स्टेशन जो है वो रिसीव करेगा और एक ही स्टेशन जो है वो ट्रांसमिट करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वॉकी टॉकी है, ठीक है। तो वॉकी टॉकी में आप लोगों ने देखा होगा कि एट ए टाइम जो है एक बंदा कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है।
The half duplex mode is used in cases where there is no need for communication in both directions at the same time, and the entire capacity of the channel can be utilized for each direction. ठीक है, इसके बाद आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड आता है. तो फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आपके जो दोनों स्टेशन है, यानी जो सेंडर है और रिसीवर है, एट ए टाइम वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, एट ए टाइम वो रिसीव भी कर सकते हैं. इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका मोबाइल पे जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, तो आप उस टाइम सेंड भी करते हैं, आप रिसीव भी कर सकते हैं. सो इसको फिर दो तरीके हैं कि अगर आप एट ए टाइम सेंड भी कर रहे हैं और एट ए टाइम रिसीव भी कर रहे हैं, तो फिज़िकली दोनों जो आपके लिंक्स है वो सेपरेट होने चाहिए. जिस तरह अगर मैंने मोबाइल की बात की, तो मोबाइल दो फ्रिक्वेंसीज पे एक्चुअली ऑपरेट कर रहा है, दो बैंड्स पे. एक अप लिंक है, एक डाउन लिंक है. तो अगर आप सेंड कर रहे हैं तो आप अपलिंक फ्रिक्वेंसीज यानी अपलिंक चैनल को आप यूटिलाइज करेंगे, और अगर आप रिसीव करेंगे तो आप डाउन लिंक चैनल को यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, सो द फुल डुप्लेक्स मोड इज यूज्ड when communication in both direction is required all the time. The capacity of the channel however must be divided between the two directions. जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया मोबाइल का, इसी तरह टेलीफोन नेटवर्क भी इसका एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा फ्लो. डेटा फ्लो आपके पास सिम्प्लेक्स हो भी सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, एंड फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है. Now let's come toward networks. So what is a network? Network is a set of device और उन डिवाइसेस को हम नोड्स भी कह सकते हैं जो कि कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं. आपका जो नोड है वो कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, या कोई दूसरा डिवाइस भी हो सकता है जो कि जिसमें वो कैपेबिलिटी हो कि ये ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकता है. लेट्स सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है, उसके साथ उसमें एक पीसी है, कंप्यूटर है. ठीक है, उसमें एक मोबाइल फ़ोन है, उसमें एक प्रिंटर है. ठीक है, तो और उसमें एक लैपटॉप भी है. ये तीनों जो है सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये तीनों आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, डेटा सेंड भी कर सकता है और डेटा रिसीव भी कर सकता है, और इनके दरमियान कम्युनिकेशन लिंक क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक है. ठीक है, मोबाइल जो है वाईफाई के साथ कनेक्ट है वायरलेस लिंक के थ्रू, और इसी तरह आपका प्रिंटर जो है वो भी वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकता है, थ्रू ईथरनेट केबल भी कनेक्ट हो सकता है. सो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क क्राइटेरिया, physical structures and categories of network. So first of all network criteria, यानी आप कैसे दो नेटवर्क्स को कंपेयर करके बता सकेंगे कि कौन सा नेटवर्क बेहतर है. ठीक है, सो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है. पहला क्राइटेरिया यह है कि दो या मल्टीपल नेटवर्क्स को आप कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि मेरे पास एक नेटवर्क है जिसको मैं डेटा दे रहा हूँ. ठीक है, 10 मेगाबाइट्स का डेटा मैं उसको दे रहा हूँ, और बहुत कम डिले के बाद वो मुझे रिसीवर साइड पे रिसीव हो जाता है. ठीक है, यानी मैंने 10 MB का ज़्यादा थ्रूपुट मैंने डाल दिया और कम डिले, यानी बहुत ही कम टाइम में वो रिसीव हो गया, यानी डिले वहाँ पे बहुत कम आ गई. ठीक है, दूसरा नेटवर्क है जिनका थ्रूपुट जो है, यानी मैं जो डेटा सेंड कर रहा हूँ वो क्या है, लेट्स सपोज वो है 5 मेगाबिट्स. ठीक है, सो 5 मेगाबिट्स जो है वो मैं सेंड कर रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी टाइम बाद वो रिसीव हो रहा है, उसमें डिलेज आ जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट कि आप उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे. यानी नेटवर्क आपके पास वो नेटवर्क बेहतर होगा जिसका थ्रूपुट ज़्यादा हो और उसमें डिले कम हो, यानी उसके थ्रू आप ज़्यादा बल्क अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो सेंड कर सके
और उसमें डिले क्या हो, कम हो। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो दूसरी है रिलायबिलिटी है। ठीक है, कि आपका नेटवर्क कितना रिलायबल है। रिलायबल का क्या मतलब है कि आपके नेटवर्क में फेलेवर की फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है, कि आपके नेटवर्क में फेलेवर की फ्रिक्वेंसी क्या है, कि आपके नेटवर्क में बहुत जल्दी यानी रैपिडली उसमें मसले आते हैं। अच्छा, अगर मसले जल्दी आते हैं तो क्या वो जल्दी हल भी होते हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी कि आपका नेटवर्क जो है वो कितना रिलायबल है, यानी फ्रीक्वेंसी की फेलेवर क्या है और द टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम अ फेलेवर एंड द नेटवर्क्स रोबस्टनेस इन अ कैटास्ट्रोफ। पहले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलेवर जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई फेलेवर आ भी जाती है तो उस फेलेवर से वापस रिकवर करने के लिए कम टाइम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आपका नेटवर्क जो है वो क्या होगा, रिलायबल होगा। दूसरा जो है वो है सिक्योरिटी, कि आपका नेटवर्क जो है वो सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि कोई बंदा आपके नेटवर्क को यानी आप जो मैसेज भेजना चाहते हैं उसमें नॉइज़ ऐड नहीं कर सकते और उस इंफॉर्मेशन को ऑल्टर नहीं कर सकते। इसके अलावा वो इंफॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता आपके नेटवर्क से, तो आपका नेटवर्क सिक्योर होगा। देखिए, जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं, ठीक है, 3 मोबाइल्स को आप कंपेयर करते हैं, उसके रैम, प्रोसेसर और कैमरे की मेगापिक्सल्स, ठीक है, और उसके स्क्रीन। तो इसी तरह जब आप डिफरेंट नेटवर्क्स को कंपेयर करते हैं तो उनकी कुछ क्राइटेरिया है। आप उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, उनकी रिलायबिलिटी को देखते हैं और उनकी सिक्योरिटी को देखते हैं, और फिर आप डिसाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि दिस नेटवर्क इज़ बेस्ट। ठीक है, इसके अलावा आपके नेटवर्क का टाइप कौन सा है। एक है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, एक है मल्टी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा, अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, डेडिकेटेड लिंक यानी आप ब्लूटूथ के ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के साथ आप कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, और उसमें इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो दिस इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका मोबाइल जो है वो दूसरे मोबाइल के साथ एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू आपके साथ वो कनेक्ट होता है। इसके अलावा मल्टी पॉइंट में आपके पास क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल रिसीवर्स हो सकते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ, लेट सपोज रेडियो के एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है, वो एक ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, तो रेडियो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, वो अपने सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है और मल्टीपल रिसीवर्स जो है वो उसको रिसीव करता है। तो ये नेटवर्क आप देखें, दिस इज अ मल्टी पॉइंट नेटवर्क, यानी एक आपका सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर्स है, तो ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो गया। और पहले केस में पॉइंट टू पॉइंट एक कनेक्शन था, यानी एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के साथ आपने ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट कर लिया, तो इस इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा फ़िज़िकल टोपोलॉजी में आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस के कनेक्शंस आ जाते हैं कि आपके नेटवर्क में लेट्स सपोज 5 डिवाइसेस है, उन 5 डिवाइसेस को आप एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप एक डिवाइस ए को बी के साथ कनेक्ट करें, बी को सी के साथ कनेक्ट करें, सी को डी के साथ और डी को ई के साथ। ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डिवाइस ए को बी के साथ, डिवाइस ए को सी के साथ, डिवाइस ए को डी के साथ, डिवाइस ए को ई के साथ कनेक्ट करें। इसी तरह बी को भी बाकी तमाम डिवाइस के साथ एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्ट करें। ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आप क्या करें, आप एक स्विच ले और उस स्विच के साथ डिवाइस ए को कनेक्ट करें, डिवाइस बी को करें, डिवाइस सी को करें, डिवाइस डी को करें। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो आपका जो
नेटवर्क टोपोलॉजी है वो आपको बताएगा कि आपका जो नेटवर्क है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। दिस वाज अबाउट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जो ए है दिस वाज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और मल्टी पॉइंट कनेक्शन पार्ट बी जो है वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन शो कर रहा है। पार्ट ए का एग्जांपल मैंने आपको दिया था वाईफाई ब्लूटूथ के ज़रिए दो मोबाइल्स। सो स्टेशन 1 आपका एक मोबाइल है, स्टेशन 2 आपका दूसरा मोबाइल है। लिंक क्या है वो ब्लूटूथ यानी वायरलेस लिंक है। इसी तरह पॉइंट बी में आप देखें, यू हैव वन लेट सपोज रेडियो ट्रांसमीटर एंड यू हैव 3 डिफरेंट रेडियो रिसीवर्स, तो दिस इज एक्चुअली मल्टी पॉइंट कनेक्शन। और लिंक आपके पास क्या है, वायरलेस लिंक है। टोपोलॉजी मैंने आप लोगों को कहा कि आपके नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो आपके नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है यानी आपके डिवाइसेस कैसे कनेक्ट है। तो इस बुक में आपके पास 4 किस्म के टोपोलॉजीज़ है। पहली टोपोलॉजी जो है वो मिश टोपोलॉजी है, दूसरी टोपोलॉजी जो है वो स्टार टोपोलॉजी है, द थर्ड वन इज़ बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। मिश टोपोलॉजी में क्या होता है कि मिश टोपोलॉजी में आपका हर एक स्टेशन जो है वो दूसरे स्टेशन के ज़रिए एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप देखें, every station is connected to another station with a through a dedicated link, ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये है कि अगर एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक ख़राब हो गया, ठीक है, तो वो किसी दूसरे रूट के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकेगा। यानी आपका ये नेटवर्क जो है ये रिलायबल है। रिलायबल मैंने कैसे डिफ़ाइन किया था कि आपके नेटवर्क में फेलेवर की फ्रिक्वेंसी क्या है और उस फ्रिक्वेंसी को वो कैसे ठीक कर रहा है, मतलब वो जो फॉल्ट आ गया नेटवर्क में तो कैसे वो ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें आपका ये नेटवर्क रिलायबल है। अच्छा, ये नेटवर्क सिक्योर भी है। लेट सपोज स्टेशन ए जो है वो स्टेशन सी के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनका एक डेडिकेटेड लिंक है, यानी वो इन्फॉर्मेशन दूसरे पीसीस के पास, तो इट्स सिक्योर एंड प्राइवेट ड्यू टू डेडिकेटेड लाइन्स, ठीक है। अच्छा, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट हैव अ वेरी हाई इंस्टॉलेशन कास्ट। आप हर एक डिवाइस को डेडिकेटेड लिंक के ज़रिए दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप ज़्यादा पे करेंगे क्योंकि ज़्यादा अमाउंट आप केबलिंग होगी, और दूसरा ये है कि ये कम्बरसम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केबलिंग, ठीक है जी। इसके अलावा इसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल स्विच होता है या हब होता है और इसके साथ बाकी स्टेशंस कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये है कि हब जो है वो लो कास्ट होता है और आपका सारा जो ट्रैफिक है तो वो हब के थ्रू जाता है और इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम होती है, कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू मेश। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका सेंट्रल जो हब ख़राब हो गया तो आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो रुक जाएगा। लेकिन कंपैरेटिवली टू अदर टोपोलॉजीज़ इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, यानी मिश के मुकाबले में इसकी कास्ट जो है वो कम है, लेकिन दूसरे टोपोलॉजीज़ के मुकाबले में इसका कास्ट जो है वो ज़्यादा है। बस टोपोलॉजी में क्या है, आपका एक मेन लाइन होता है, ठीक है, और इससे आप टेप करते हैं अपने डिवाइसेस को, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत आसानी से आप इसके ऊपर डिवाइस जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यानी टेप आप मेन जो केबल है उससे आप इजीली टेप ले सकते हैं। इसमें केबलिंग आपको कम करनी पड़ती है क्योंकि एवरी डिवाइस इज़ नॉट कनेक्टेड विद डेडिकेटेड लिंक, ठीक है। और इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो मेन केबल है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो लेट्स सपोज स्टेशन ए जो है, स्टेशन 1 जो है वो स्टेशन 2 को कम्युनिकेट करना चाहता है और स्टेशन 3 जो है 4 को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनमें से एट अ टाइम सिर्फ 2 कम्युनिकेट कर सकेंगे, बाकी जो है वो क्यू में होंगे, ठीक है। इसके अलावा रिंग टोपोलॉजी है। तो रिंग टोपोलॉजी में आपके पास जो आपके डिवाइसेस होते हैं वो एक रिंग में कनेक्टेड होते हैं।
हाइब्रिड टोपोलॉजी ये आपके पास स्टार और बस टोपोलॉजी की कम्बिनेशन है, तो इट हैज़ बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। कैटेगरी आप नेटवर्क्स जो है इसको हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं इस तरह करूँगा कि रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पे डालूँगा और हफ्ते में एक लेक्चर जो है वो हम ऑनलाइन लेंगे, ठीक है। तो आप जो है लेक्चर को डेली बेसिस पे आप इसको देखा करें ताकि एंड में फिर आप लोगों को मसले ना हो, ठीक है। और हर लेक्चर में एंड में आप लोगों को असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।